नमस्कार। आज हम भौतिकी की दुनिया में एक जरा हटके सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो सुनने में तो आम लगती है पर अच्छे अच्छों को चौंका देती है। और जानेंगे उस असाधारण गणितज्ञ के बारे में जिसने इसे सुलझाने में कमाल का काम किया। जरा सोचिए, गहरे अंतरिक्ष में जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, आपने एक पत्थर फेंका। अब न्यूटन के नियम तो यही कहते हैं कि उसे सीधी रेखा में एक ही रफ्तार से चलते जाना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन असल में क्या होता है? अगर आप अरबों साल इंतजार करें तो वो पत्थर धीरे धीरे धीमा होकर रुक जाएगा। अजीब है ना? तो सवाल ये है कि भाई उसकी ऊर्जा कहाँ चली गई? क्या वो गायब हो गई? हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर एल्बर्ट आइंस्टाइन, डेविड हिल्बर्ट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम एमी नूथर, इनके काम पर आधारित है। ये सब लोग 20वीं सदी की शुरुआत में ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की इसी उलझन से जूझ रहे थे, खासकर आइंस्टाइन के नए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के संदर्भ में। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जिसे हम स्कूल से भौतिकी का एक तरह से अटल नियम मानते आए हैं, वो हमेशा और हर जगह क्यों लागू नहीं होता, और कैसे ब्रह्मांड की बनावट में छिपी समरूपता यानी सिमेट्री इस पूरी कहानी की चाबी है। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी शुरू होती है 1915 में। जर्मनी का मशहूर गॉटिंगन विश्वविद्यालय। एल्बर्ट आइंस्टीन वहां अपने एकदम नए नवेले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर लेक्चर दे रहे थे। वही सिद्धांत जिसे आज हम जनरल रिलेटिविटी कहते हैं। ये स्पेस, टाइम और गुरुत्वाकर्षण को देखने का एक बिल्कुल क्रांतिकारी नजरिया था। लेकिन आइंस्टीन के सामने एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई थी। वो अपने नए समीकरणों में ये कैसे दिखाएं कि ऊर्जा संरक्षित है, मतलब एनर्जी न तो बन रही है न नष्ट हो रही है। जो क्लासिकल तरीके थे वो यहाँ काम नहीं कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही था कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी अपनी ऊर्जा कहाँ है? क्या वो स्पेस टाइम के मुड़ने में, उसकी वक्रता में छिपी है, या फिर वो जो तनाव ऊर्जा टेंसर होता है जो पदार्थ और ऊर्जा के फैलाव को बताता है, क्या उसमें शामिल है? आइंस्टीन के समीकरणों में वो कौन सा पद था, वो टर्म कहाँ था जो गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा दिखाए? पुराने नियम यहाँ सीधे सीधे नहीं लग पा रहे थे। तो आइंस्टाइन ने एक आइडिया दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही गाइड की तरह काम करे सही समीकरण खोजने में। और उनके इस बात ने दर्शकों में बैठे एक और बड़े गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट का ध्यान खींचा। हिल्बर्ट ने भी कोशिश की। उन्होंने आइंस्टाइन के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षण का गणितीय रूप खोजने की कोशिश की, पर उन्हें मिली कुछ गणितीय सर्वसमीकाएं जिन्हें बियांची आइडेंटिटीज कहते हैं। अब ये दिखाती तो थीं कि ऊर्जा संरक्षित है, लेकिन सिर्फ एक ऐसे ब्रह्मांड में जो पूरी तरह से खाली हो, बिल्कुल एम्प्टी। हमारे जैसे असली भरे हुए ब्रह्मांड के लिए तो ये नतीजा मतलब किसी काम का नहीं लग रहा था। हिल्बर्ट भी उलझन में पड़ गए। पर किस्मत से हिल्बर्ट के पास इस मुश्किल गणितीय पहेली को सुलझाने के लिए एक, कह सकते हैं, तुरुप का इक्का था। उनकी नई सहायक एमी नूथर। एमी नूथर की कहानी भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। वो बचपन से ही अपने पिता की तरह गणितज्ञ बनना चाहती थी, जो खुद प्रोफेसर थे। लेकिन सोचिए, उस जमाने में जर्मनी में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना लगभग नामुमकिन था। उन्हें एर्लांगेन यूनिवर्सिटी में लेक्चर सुनने की खास इजाजत तो मिल गई, पर वो एक ऑफिशियल स्टूडेंट के तौर पर दाखिला नहीं ले सकती थी। वहां की एकेडमिक सीनेट का तो ये मानना था कि औरतों को पढ़ाने से पूरा एकेडमिक ढांचा ही हिल जाएगा। ऐसी सोच थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद वो गणित में लगी रहीं। 1903 में उन्होंने कुछ समय गॉटिंगन में बिताया और वहां उन्होंने समरूपता यानी सिमेट्री के इस्तेमाल से ज्यामिति को समझने का एक नया बड़ा शक्तिशाली तरीका सीखा। या ऑपरेशन जो किसी चीज पर करने के बाद भी उसे वैसा का वैसा ही छोड़ दे, अपरिवर्तित। जैसे सोचिए, एक सीधी ढलान वाली सड़क है। अब अगर आप उस सड़क पर कहीं भी खड़े हों, ढलान तो उतनी ही रहेगी, है ना? गणित की भाषा में कहें तो अगर किसी फंक्शन में आप कोई कांस्टेंट, कोई स्थिरांक जोड़ दें, तो फंक्शन की वैल्यू तो बदल जाएगी, पर उसका डेरिवेटिव मतलब उसका ढलान वो वही रहेगा। ये एक तरह की सतत समरूपता है, कंटिन्यूअस सिमेट्री।
क्योंकि आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ें, ढलान नहीं बदलती। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही ढलान एक जैसी हो। अच्छा, तो अगले करीब 12 सालों में नूथर इसी तरह की जो अमूर्त समरूपताएं थीं, उनकी सबसे बड़ी विशेषज्ञों में से एक बन गईं। और तमाम बाधाओं के बावजूद वो जर्मनी में गणित में पीएचडी करने वाली सिर्फ दूसरी महिला बनी। और यही जो उनकी एक्सपर्टीज थी ना समरूपता में, वो अब आइंस्टाइन और हिल्बर्ट की इस एनर्जी वाली पहेली को सुलझाने में काम आई। हुआ ये कि आइंस्टाइन ने ऊर्जा संरक्षण के लिए एक समीकरण तो जैसे तैसे बना लिया था। उसमें पदार्थ की ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण की एक मानी हुई ऊर्जा का जोड़ स्थिर रहता था। लेकिन जब एमी न्यूथर ने इस समीकरण को ध्यान से देखा तो उन्हें फौरन समझ आ गया कि आइंस्टाइन से एक बुनियादी फंडामेंटल चूक हुई है। हाँ, यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। नूथर ने यह पहचाना कि आइंस्टीन का समीकरण उसी सिद्धांत की अनदेखी कर रहा था जिस पर उनकी पूरी जनरल रिलेटिविटी टिकी थी। वो सिद्धांत है जनरल कोवेरियंस। आइंस्टीन के समीकरण में एक चीज थी जिसे स्यूडो टेंसर कहते हैं। स्यूडो, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये पूरी तरह से टेंसर नहीं था। अब टेंसर वो खास गणितीय चीजें होती हैं जो भौतिकी के नियमों को सार्वभौमिक बनाती हैं। मतलब नियम इस बात पर निर्भर नहीं करते कि कौन देख रहा है या कैसे देख रहा है। लेकिन ये स्यूडो टेंसर ऐसा नहीं था। इसका मान इस बात पर निर्भर करता था कि आप चीजों को कैसे माप रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। मतलब एक देखने वाले को गुरुत्वाकर्षण में ऊर्जा दिख सकती थी और दूसरे फ्रेम से देखने वाले को शायद न दिखे। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ओह, अच्छा, तो ये जनरल कोवेरियंस और टेंसर, इनको थोड़ा और समझाएंगे। ये क्या है असल में? देखिए, जनरल कोवेरियंस का सीधा मतलब है कि भौतिकी के नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे कोई रुका हुआ हो या एक समान गति से चल रहा हो या फिर तेजी पकड़ रहा हो, यानी त्वरित हो रहा हो। आइंस्टाइन को यह एहसास 1907 में हुआ था। वो इसे अपना सबसे खुशनुमा विचार कहते थे जब उन्होंने सोचा कि कोई गिरता हुआ आदमी अपना वजन महसूस क्यों नहीं करता। इससे उन्हें समझ आया कि ये जो त्वरण है, एक्सेलरेशन और गुरुत्वाकर्षण, इनमें कोई गहरा रिश्ता है, एक तरह की समानता है, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। अब इस रिश्ते को गणित में सही से दिखाने के लिए टेंसर जरूरी थे। टेंसर ऐसे गणितीय औजार हैं जो पक्का करते हैं कि नियम वही रहें, भले ही आप अपना नजरिया, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल लें। जैसे आप किसी तीर को देखें, उसकी लंबाई और दिशा तो वही रहती है ना, चाहे आप उसे कागज पर अलग अलग एंगल से नापें। टेंसर्स कुछ वैसे ही है नियमों के लिए। समझी। तो नूथर ने जब ये सूडो टेंसर वाली गड़बड़ देखी, समरूपता है कि नियम नजरिया बदलने पर नहीं बदलते, नूथर ने ब्रह्मांड की दूसरी और बुनियादी समरूपताओं पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत सबसे आसान केस से की, एक खाली स्थिर ब्रह्मांड। एक खाली स्थिर ब्रह्मांड, ठीक है। उसमें क्या समरूपताएं होंगी? उसमें कुछ बहुत बुनियादी समरूपताएं होती हैं। पहली, आप स्पेस में कहीं भी चले जाएं, नियम नहीं बदलते। इसे कहते हैं स्थान में स्थानांतरण समरूपता या ट्रांसलेशनल सिमेट्री इन स्पेस। और नूथर ने दिखाया कि इस समरूपता का सीधा नतीजा है संवेग संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं है तो किसी चीज का मोमेंटम नहीं बदलेगा। अच्छा, और दूसरी, आप ब्रह्मांड को किसी भी दिशा में घुमा दें, नियम फिर भी नहीं बदलते। यह है घूर्णी समरूपता, रोटेशनल सिमेट्री। और इसका नतीजा है कोणीय संवेग संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। घूमती हुई चीज घूमती रहेगी, जैसे लट्टू। ठीक है। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और ऊर्जा। हाँ, अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण समरूपता पर हमारे आज के टॉपिक के लिए। वो ये कि समय बीतने के साथ नियम नहीं बदलते। जो प्रयोग आज काम कर रहा है वो कल भी वैसे ही काम करेगा। इसे कहते हैं समय स्थानांतरण समरूपता, टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री। और नूथर ने दिखाया इसके पीछे का गणित थोड़ा जटिल है, लैग्रेंजियन वगैरह इस्तेमाल होता है, पर हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं कि इसी समय की समरूपता से ऊर्जा संरक्षण का नियम निकलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सिस्टम को बताने वाले नियम समय के साथ खुद नहीं बदल रहे हैं तो ऊर्जा नाम की एक मात्रा हमेशा स्थिर रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। वाह, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये था नूथर का पहला प्रमेय, नोथर्स फर्स्ट थ्योरम। हर सतत समरूपता के लिए एक संगत संरक्षण नियम होता है। ये मतलब एक जबरदस्त क्रांतिकारी खोज थी। इसने सदियों पुराने सवाल का जवाब दे दिया कि भाई ये संरक्षण के नियम आते कहाँ से हैं। ये सिर्फ प्रकृति के कायदे नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की बनावट में जो गहरी समरूपताएं छिपी हैं, उनके गणितीय नतीजे हैं। कमाल है। लेकिन यहाँ एक पेच है। आपने कहा था ये सब एक खाली स्थिर ब्रह्मांड के लिए है,
पर हमारा असली ब्रह्मांड तो न तो खाली है, न ही स्थिर। 1920 के दशक में एडविन हबल जैसे खगोलविदों ने देखा कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से भाग रही है। और फिर 1990 के दशक में तो और भी चौंकाने वाली बात पता चली। सुपरनोवा के अध्ययन से कि ये फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज होता जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। सही कहा। और इसका सीधा मतलब है कि बहुत लंबे समय के पैमाने पर अगर हम देखें तो हमारे ब्रह्मांड में वो समय स्थानांतरण समरूपता पूरी तरह से लागू नहीं होती। आज का ब्रह्मांड 13 अरब साल पहले के ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है। तब वो बहुत छोटा, गर्म और घना था, और अरबों साल बाद ये और भी बड़ा, ठंडा और खाली हो जाएगा। तो भौतिकी के नियम भले ही वही रहें, लेकिन वो मंच जिस पर ये खेल चल रहा है, मतलब स्पेस टाइम, वो खुद बदल रहा है, फैल रहा है। तो अगर नूथर का प्रमेय सही है और समय की समरूपता पूरी तरह लागू नहीं होती, तो इसका मतलब हुआ कि ऊर्जा, कम से कम वो ऊर्जा जैसी हम आमतौर पर सोचते हैं, पदार्थ और रोशनी की कुल ऊर्जा, वो सख्ती से संरक्षित नहीं है। ये सुनने में तो मतलब थोड़ा झटका सा लगता है। क्या ये सच है? हाँ, यही न्यूसर के काम का गहरा निष्कर्ष है। अब लौटते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर। अंतरिक्ष में फेंका गया वो पत्थर, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, वो पत्थर जिस स्पेस में चल रहा है, वो स्पेस खुद फैल रहा है। इस फैलाव के मुकाबले पत्थर धीरे धीरे अपनी गति खोता जाता है, और 2 सालों में वो प्रभावी रूप से धीमा होकर रुक जाएगा। इसी तरह वो जो बिग बैंग की ठीक बाद गर्म रोशनी निकली थी, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उसके फोटॉन अरबों साल तक फैलते ब्रह्मांड में सफर करते करते अपनी ऊर्जा खोते गए। उनकी वेवलेंथ लंबी होती गई, रेड शिफ्ट होती गई, वो गर्म रोशनी से ठंडी माइक्रोवेव बन गए, उनकी ऊर्जा कम हो गई। तो फिर वो ऊर्जा गई कहाँ? अगर संरक्षित नहीं है तो कहीं तो गई होगी, किसी और चीज में बदली होगी। यहीं पर नूथर की इंसाइट हमें चौंकाती है। उनके काम के मुताबिक वो ऊर्जा कहीं गई नहीं, वो बस गायब हो गई, लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि जिस मौलिक समरूपता के कारण ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता था, यानी समय की समरूपता, वो समरूपता ही ब्रह्मांड के फैलाव की वजह से टूट गई है बड़े पैमाने पर। ये भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि संरक्षण के नियम कितने गहरे स्तर पर समरूपता पर टिके हुए हैं। जब समरूपता ही पूरी तरह से मौजूद नहीं है, तो उससे जुड़ा संरक्षण नियम भी पूरी तरह से लागू नहीं होगा। लेकिन हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में, लैब में ऊर्जा संरक्षण को सच मानते हैं। सारे कैलकुलेशंस उसी पर आधारित है। हाँ, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के समय के पैमाने पर, जैसे आज और कल के बीच या कुछ हजार सालों में भी, ब्रह्मांड का फैलाव लगभग ना के बराबर है, बहुत ही धीमा है। इन छोटे पैमानों पर समय समरूपता काफी हद तक बहुत अच्छी तरह से लागू होती है, और इसीलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए इंजीनियरिंग और सामान्य प्रयोगों में ये नियम इतना सफल है। दिक्कत सिर्फ तब आती है जब हम पूरे ब्रह्मांड को अरबों सालों के पैमाने पर देखते हैं। अच्छा, ये बात समझ आई। तो फैलते ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा पदार्थ प्लस विकिरण संरक्षित नहीं है। लेकिन आइंस्टीन की जो मूल समस्या थी, वो तो जनरल रिलेटिविटी के अंदर ऊर्जा की थी, जहां स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण है। वहां तो वो सीधी सादी वैश्विक समरूपताएं, जैसे स्पेस में कहीं भी चले जाना या किसी भी दिशा में घूम जाना, वो तो वैसे भी लागू नहीं होती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खुद स्पेस टाइम को एक जैसा नहीं लेने देता। तो वहां ऊर्जा का क्या होता है? क्या वहां भी संरक्षित नहीं है? नूसर ने यहां भी रास्ता दिखाया। उन्होंने महसूस किया कि जनरल रिलेटिविटी में एक अलग, ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा ताकतवर किस्म की समरूपता काम कर रही है। वो है स्थानीय समरूपता, लोकल सिमेट्री। और यही असल में जनरल कोवेरियंस है। इसका मतलब है कि स्पेस टाइम के हर छोटे से छोटे टुकड़े में, हर बिंदु पर आप अपना नजरिया, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल सकते हैं, और भौतिकी के नियम उस छोटे से टुकड़े में वैसे ही रहेंगे। ये समरूपता पूरे ब्रह्मांड पर एक साथ लागू नहीं होती, बल्कि हर बिंदु पर स्थानीय रूप से, लोकली लागू होती है। और इस स्थानीय समरूपता का नतीजा क्या निकला? क्या इससे भी कोई संरक्षण नियम मिला? यहीं पर आता है उनका दूसरा प्रमेय, नोथर्स सेकंड थ्योरम। नूसर ने साबित किया कि इन स्थानीय समरूपताओं से वैश्विक संरक्षण नियम नहीं मिलते, जैसे पहले प्रमेय में मिले थे, बल्कि इनसे मिलते हैं निरंतरता समीकरण, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस। निरंतरता समीकरण, ये क्या चीज है? इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पानी एक पाइप से बह रहा है, और पाइप कई छोटे छोटे टुकड़ों से बना है।
अब हर टुकड़े के अंदर पानी की मात्रा में जो बदलाव होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना पानी पीछे से आया और कितना आगे गया। ये एक स्थानीय हिसाब किताब है, एक निरंतरता है। लेकिन जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम के मुड़े होने के कारण इन टुकड़ों के बीच मानो थोड़ी दरारें हैं। इन दरारों से ऊर्जा लीक होकर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जा सकती है, या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा पदार्थ या विकिरण में आ सकती है। ऊर्जा का आदान प्रदान स्पेस टाइम की वक्रता के जरिए होता है। तो ऊर्जा पूरी तरह से गायब नहीं होती, बल्कि पदार्थ, विकिरण और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बीच बट जाती है। लेकिन यह हिसाब किताब सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही पूरी तरह से सटीक होता है। पूरे ब्रह्मांड के लिए एक साथ कोई एक सिंगल नंबर नहीं है जो हमेशा स्थिर रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी इसमें? सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नूथर का ये जो निरंतरता समीकरण था गणितीय रूप से, वो हूबहू वही चीज निकला जो हिल्बर्ट को मिली थी। वही बियांची आइडेंटिटीज जिन्हें हिल्बर्ट ने अधूरा मान लिया था क्योंकि वो खाली ब्रह्मांड में ही पूर्ण संरक्षण देती थी। नूथर ने दिखा दिया कि वो अधूरा नहीं था, बल्कि जनरल रिलेटिविटी में ऊर्जा के बारे में यही सबसे सटीक और सबसे पूर्ण कथन था जो संभव ही था। पूर्ण वैश्विक संरक्षण नहीं, बल्कि एक स्थानीय निरंतरता जिसमें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी शामिल है। आइंस्टीन और हिल्बर्ट जिस चीज को ढूंढ रहे थे, नूथर ने दिखा दिया कि वो उस रूप में मौजूद ही नहीं है, बल्कि उसका सही रूप ये निरंतरता समीकरण है। अरे बाप रे, मतलब एमी नूथर ने सिर्फ एक रिसर्च पेपर से न केवल भौतिकी के सभी संरक्षण नियमों का स्रोत बता दिया, बल्कि आइंस्टीन और हिल्बर्ट के सामने जो जनरल रिलेटिविटी की इतनी बड़ी पहेली थी उसे भी हल कर दिया। ये तो वाकई असाधारण काम था। बिल्कुल असाधारण ही था। जैसा कि आइंस्टाइन ने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके बारे में लिखा भी था, उन्होंने कहा, फ्राउलिन नूथर महिलाओं की उच्च शिक्षा शुरू होने के बाद से अब तक पैदा हुई सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक गणितीय प्रतिभा थी। आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति से ऐसी तारीफ मिलना बहुत बड़ी बात है। और ये सब उन्होंने उन मुश्किल हालात में किया जहां उन्हें एक महिला होने के नाते लगातार भेदभाव और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। गॉटिंगन विश्वविद्यालय ने आखिरकार उन्हें प्रोफेसर का पद तो दिया और 1923 से तनख्वाह भी मिलनी शुरू हुई, लेकिन वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद। फिर 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो सब कुछ बदल गया। नाजी सरकार ने यहूदियों को विश्वविद्यालयों से निकालना शुरू कर दिया। एमी नूथर को भी उनकी यहूदी पृष्ठभूमि के कारण फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं कि निलंबन के बाद भी उन्होंने अपने घर की रसोई में ही छात्रों को पढ़ाना जारी रखा। एक कहानी तो ये भी है कि उनका एक पुराना छात्र जो अब नाजी स्टॉर्म ट्रूपर की वर्दी पहने था, उनसे गणित सीखने उनके दरवाजे पर आया और नूथर ने उसे भी बिना किसी झिझक के पढ़ाया। ये उनके चरित्र की महानता और ज्ञान के प्रति उनके गहरे समर्पण को दिखाता है। आखिरकार जर्मनी में हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा। आइंस्टाइन और कई और लोगों की मदद से उन्हें अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के ब्रायन मावर कॉलेज में पढ़ाने की जगह मिली, जो एक महिला कॉलेज था, और वहीं उन्होंने अपनी मृत्यु तक काम किया, पढ़ाया और शोध किया। न्यूटन के इन दोनों प्रमेयों ने भौतिकी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब भौतिक विज्ञानी ब्रह्मांड को समरूपता के चश्मे से देखने लगे। ये सोचने लगे कि कौन सी समरूपता से कौन सा नियम निकलता है। उनके विचारों का असर क्वांटम मैकेनिक्स पर भी बहुत गहरा पड़ा। जैसे मैंने पहले बताया, क्वांटम फील्ड थ्योरी में गेज समरूपता नाम की एक स्थानीय समरूपता होती है और उसी से विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा मौलिक नियम निकलता है। उनके काम ने क्वार्क्स, हिग्स बोसॉन जैसे कणों को समझने, प्रकृति के मूलभूत बलों को एक करने की कोशिशों और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में चीजों को द्रव्यमान कैसे मिलता है, हिग्स मैकेनिज्म, उसे समझने में भी मदद की। कह सकते हैं कि उनके प्रमेय हमें शायद उस सब कुछ के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के सबसे करीब ले जाते हैं, जो ब्रह्मांड के सभी नियमों को एक साथ पिरोने की कोशिश है। तो घूम फिरकर वापस इस पत्थर पर आते हैं जो हमने शुरू में अंतरिक्ष में फेंका था। गहरे अंतरिक्ष में फेंका गया पत्थर आखिरकार धीमा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ब्रह्मांड का फैलाव समय की उस परफेक्ट निखूत समरूपता को तोड़ देता है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम की बुनियाद है। ऊर्जा पूरी तरह से संरक्षित नहीं रह पाती क्योंकि वो मंच, वो स्पेस टाइम ही बदल रहा है जिस पर सब कुछ हो रहा है। और इस गहरी अद्भुत समझ का सेहरा बनता है एमी नूथर के सिर,
जिन्होंने गणित की ताकत से समरूपता और संरक्षण नियमों के बीच का ये अटूट गहरा रिश्ता उजागर किया। इस सोचना ही कितना अद्भुत है ना, कि कैसे गणित की एक शुद्ध अमूर्त सी लगने वाली अंतर्दृष्टि, एक एब्स्ट्रैक्ट इनसाइट हमारे ब्रह्मांड के इतने बुनियादी सिद्धांत जैसे ऊर्जा संरक्षण के बारे में हमारी समझ को जड़ से बदल सकती है। ये वाकई दिखाता है कि गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये शायद प्रकृति की अपनी भाषा है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर समरूपताएं संरक्षण नियमों को जन्म देती हैं, तो क्या ब्रह्मांड में और भी ऐसी अनदेखी छिपी हुई समरूपताएं हो सकती हैं जिन्हें हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं? और अगर हैं, तो उनसे कौन से नए अनजाने संरक्षण नियम जुड़े होंगे? क्या वो हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में बता सकते हैं जो आज भी अनसुलझे हैं? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, शायद भौतिकी का अगला बड़ा कदम इन्हीं छुपी हुई समरूपताओं की खोज में छिपा हो। क्या पता?